आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 9th फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और उसमें हम लोग स्टडी करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ क्या होता है इसका वीडियो हम लोग बना दिए थे और शायद ये जो है इस चैप्टर का जो है लास्ट टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, फिर ये चैप्टर आपका क्या होगा फिनिश हो जाएगा। ओके, तो इसलिए हम स्टडी करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ, छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ, फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे। इसके बाद ये टॉपिक क्या होगा, चैप्टर क्या होगा आपका फिनिश हो जाएगा। और बाकी का जो इसके पीछे की जो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं प्लीज़ एक बार जाइए यूट्यूब पर सर्च करिए, वहाँ पर सारा वीडियो आपका अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो लोग वीडियो देख लिए हैं वो उस वीडियो को देखें, जो लोग नहीं देखे हैं प्लीज़ वो पीछे का वीडियो एक बार देखें, तभी ये वीडियो आपको क्लियर कर समझ में आएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करें न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आप अपने पैर में जो है वो पहिए वाला व्हील्स जो है शूज़ वियर किए हैं। जो पहिए वाला होता है ना, जो फिल्मों में आपको दिखाया जाता है, जूते के अंदर जो व्हील्स लगा रहता है, ठीक ना, रोलर स्केट्स स्टैंड जो इसको बोलते हैं, ठीक है। यानी पहिए में जो रोलर स्केट्स आपका जो हो स्टैंड होता है वो पहनकर आप सपोज दैट कि किसी दीवार को पहिए में पकड़ें और दीवार को ऐसे पकड़ के पुश कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा पुश आप दीवार करेंगे उतना ही पीछे आप भागेंगे, पीछे की तरफ आप पुश होंगे। क्यों? क्योंकि आप क्या अपने शूज़ में क्या कहें पहिया लगा रखे हैं, तो जितना आप उसको दीवार को आप ऐसे तेज़ी के साथ पुश करिएगा तो उतना ही पीछे आप तेज़ी के साथ भागिएगा, और अगर आप धीरे से पुश करेंगे तो उतना ही तेज़ी से आप धीरे से भागेंगे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब है कि जितना तेज़ आप दीवार को पुश कर रहे हैं, दीवार भी आपके ऊपर उतना ही ज़्यादा फोर्स, जितना फोर्स आप दीवार पर लगा रहे हैं उतना ही ज़्यादा दीवार भी आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है, जिसके चलते आप पीछे की तरफ भाग रहे हैं। दीवार तो मान लीजिए पीछे नहीं जाएगा, बट अगर आप दीवार पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो भी क्या करेगा, आपके ऊपर फोर्स लगाता है, ठीक ना, उतना ही फोर्स लगाता है। तो न्यूटन साहब ने यही बोला था कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स लगाता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। यानी हम अगर उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमारे क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो इसीलिए जैसे मान लीजिए किसी स्प्रिंग को हम ले लेते हैं, दो स्प्रिंग को अगर पकड़ के खींचने की कोशिश करेंगे तो इधर से हम खींचेंगे तो इधर से जैसे सपोज एक छोटा एग्जांपल है कि दो लड़के रस्सी पकड़े हैं, एक रस्सी उधर, एक लड़का उधर से रस्सी पकड़ा है, एक लड़का इधर से रस्सी पकड़ा और दोनों खींच रहे हैं, ये वाला अपनी तरफ खींच रहा है, ये वाला अपनी तरफ खींच रहा है। अगर दोनों का फोर्स में किसी का फोर्स कम ज़्यादा नहीं हो रहा, दोनों का फोर्स अगर बराबर हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। वो जितना फोर्स लगा रहा है दूसरा भी क्या होगा उतना ही फोर्स लगा रहा है। अगर किसी का फोर्स अगर कम या ज़्यादा हो गया, अगर इधर वाले का फोर्स कम हुआ तो क्या करेगा, वो इधर की तरफ खींचा जाएगा, और इधर वाले का फोर्स कम हुआ तो वो इधर की तरफ खींचा जाएगा। बट अगर दोनों का फोर्स अगर आपस में इक्वल रहेगा तो दोनों में किसी की तरफ जो है कोई जो है बाय न इधर आएगा ना उधर आएगा, दोनों अपने स्टैंड पे क्या करेंगे, बने रहेंगे। और इस तरह का जो फोर्स होता है वो हमारा होता है, उसी को जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ मतलब कहा जाता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ में हम लिख सकते हैं टू एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी किस एवरी एक्शन क्या होता है, जैसे सपोज दैट कि मैंने एक बॉक्स ले लिया, इसमें दो वर्ड आपको आया है, एवरी एक्शन और रिएक्शन। दो वर्ड्स आपको जो है यहाँ पर जनरली यूज़ करने को मिला है। तो हमें दो वर्ड्स यहाँ देखने को मिला है, एक्शन और वो है रिएक्शन। तो हम क्या होता है एक्शन और रिएक्शन, इन दोनों के बारे में पहले समझ लेते हैं। जैसे सपोज दैट ये कोई बॉक्स है और इस बॉक्स को जो है अर्थ के ऊपर रखा गया है। ये बॉक्स से कहाँ रखा गया, अर्थ पर। तो जब बॉक्स को अर्थ पर रखा गया है तो बॉक्स क्या करेगा, नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। नहीं भाई, ज़मीन पे जैसे हम लोग ही ज़मीन पर खड़े हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने वेट के बराबर नीचे की तरफ ज़मीन को प्रेस कर रहे हैं ना, फोर्स लगा रहे हैं ना। तो बॉक्स भी क्या करेगा, ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो एक्शन फोर्स हो जाएगा। क्योंकि बॉक्स क्या कर रहा है, इस पर एक्ट कर लग रहा है, एक्शन फोर्स उसको बोलते हैं, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के नाम से भी जाना जाता है। अर्थ क्या होता है, हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचता है ना, तो उसे अर्थ ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जिसको हम एक्शन फोर्स के नाम से भी जानते हैं।
और ऐसा नहीं कि हम अर्थ पर लगाएंगे तो अर्थ हमारे ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा, अर्थ भी क्या करता है हमारे ऊपर उतना ही फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। तो अब अर्थ क्या करेगा, बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स। ये रिएक्शन फोर्स होता है। तो वही न्यूटन सामने जितना फोर्स बॉक्स लगाएगा अर्थ के ऊपर, उतना ही अर्थ क्या करता है, बॉक्स के ऊपर लगाता है, और इसको हम बोलते हैं ये एक्शन फोर्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा क्या, रिएक्शन फोर्स हो जाएगा, जो अपने वेट के बराबर, बॉक्स का जितना वेट होता है उसी के बराबर ये काम करता है। वेट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के वेट के बराबर ही जो है फोर्स इसके ऊपर लगता है, ठीक ना। तो इस तरह का जो फोर्स हमारा होता है। अब मान लीजिए ग्राउंड में ये मेरा ये ग्राउंड है, बॉक्स, सपोज दैट ये ग्राउंड है, ग्राउंड पर ही बॉक्स रखा गया, आपका बॉक्स है ग्राउंड पर। तो इसी तरह इसी को न्यूटन्स ने बोला था कि किसी जैसे पेन है, पेन पर ही हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये टूट नहीं रहा, तब तक नहीं टूटेगा जब तक कि हमारा फोर्स पेन के फोर्स से क्या होगा, ज़्यादा। हम जितना फोर्स लगा रहे हैं पेन भी उतना ही फोर्स लगा। हो सकता है हम धीरे से लगाएंगे तो फोर्स पेन भी धीरे से लगे, थोड़ा और ज़्यादा लगाएंगे पेन भी फोर्स लगा, मारकर ये तब तक नहीं, अगर मेरा फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तब ये टूट जाएगा। लेकिन जब तक दोनों का फोर्स, ऐसा नहीं कि पेन फोर्स नहीं लगा रहा है, हाँ हमने बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिया टूट गया, बट पेन भी हमारे ऊपर क्या करेगा, क्योंकि तभी तो हमारे, देखिए हम अंगूठे से प्रेस कर रहे हैं तो मेरे अंगूठे में भी क्या होगा, लग रहा है कि कोई प्रेस कर रहा है ना ऐसा। तो इस तरह न्यूटन साहब ने बताया था कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट भी क्या करता है, हमारे ऊपर उतना ही और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। अब एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ऐसा नहीं कि एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी के द्वारा लगाया जाता है, एक्शन कोई दूसरा लगाता है और रिएक्शन कोई दूसरा। जैसे बॉक्स देखिए, एक्शन का काम कर रहा है, बॉक्स कर रहा है, रिएक्शन को लगा रहा है, हमारा अर्थ जो ऊपर की तरफ लगा रहा है, ठीक। तो एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट आर टू डिफरेंट बॉडीज। ऐसा नहीं है कि एक्शन और रिएक्शन सिर्फ एक ही बॉडी के द्वारा होता है। देखिए जैसे बॉक्स केस में एक्शन कौन कर रहा है, बॉक्स, भाई फोर्स लगाने का काम कौन कर रहा है, बॉक्स को, और ग्राउंड पे रखा गया है तो बॉक्स ही तो ग्राउंड पे फोर्स लगा रहा है, तो एक्शन बॉक्स के द्वारा लग रहा है। बट रिएक्शन किसके द्वारा लग रहा है, ग्राउंड के द्वारा, अर्थ के द्वारा बॉक्स पे लग रहा है, तो ये रिएक्शन है। यानी रिएक्शन कोई और लगा रहा है, एक्शन कोई और लगा रहा है। तो ऐसा आप कभी मत कन्फ्यूज करिएगा, एक्शन और रिएक्शन दोनों एक ही ऑब्जेक्ट लगाता है, ठीक ना। अगर हम दीवार पर एक्शन करेंगे, ऐसे दीवार पर एक्शन करेंगे तो हमारे ऊपर रिएक्शन होगा, तो किसके द्वारा होगा, इस इस जो है बोर्ड के द्वारा हमारे ऊपर एक्शन हो रहा है, तो हम रिएक्शन हो रहा है। एक्शन लगाने का काम हम कर रहे हैं और रिएक्शन लगाने का काम क्या कर रहा है, दूसरा कर रहा है, ठीक ना। तो इस तरह जो है एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या होता है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के द्वारा लगाया जाता है, ठीक ना। तो ये न्यूटन हमारा थर्ड लॉ है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन के लिए क्या होता है, इक्वल और अपोजिट रिएक्शंस होते हैं। अब हम पढ़ेंगे सम एग्जाम्पल इलिस्ट्रेटेस न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक ना। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर जो है कुछ एग्जाम्पल आपको दे रखा है, उसके बारे में हम यहाँ, ठीक। तो हम देखेंगे न्यूटन्स के कुछ ऐसे एप्लीकेशन, थर्ड लॉ पर क्या क्या डे टू डे हमारे कुछ एप्लीकेशंस है। सबसे पहला एप्लीकेशन ये है कि हम ग्राउंड पर चलते कैसे हैं। तो आपको सीधा एग्जाम्पल होगा, सर पैर से चलते हैं, तो ये कोई बात तो हुआ नहीं, हम पैर से चलते हैं। कुछ का साइंटिफिक रीजन होगा कि हम ग्राउंड पर क्यों चलते हैं। वहाँ पर भी हमारा एक्शन और रिएक्शन न्यूटन्स थर्ड लॉ लगता है। जैसे सपोज, जैसे आप जानते हैं, सब लोग चलते होंगे, सबको पता है कि जब भी हम चलते हैं हम अपने पैर से क्या करते हैं, अर्थ को ऐसे अपने पंजे से अर्थ को ऐसे पुश करते हैं, अपने अर्थ को पुश करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरा पैर रखते हैं, तो उस पैर से भी क्या करते हैं, पुश करते हैं, है ना सर। तो जब भी हम अर्थ को पुश करते हैं, जब भी हम पैर से चलते हैं तो पैर से रखेंगे, पैर से क्या करेंगे, अर्थ को पुश पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं। जैसे ऐसे मान लीजिए मैंने पैर से, मान लीजिए मैं ऐसे पैर रखा ऐसे अर्थ पर और इसको ऐसे पीछे किया, तब फिर दूसरा पैर रखेंगे, फिर इसको मैंने ऐसे किया, फिर दूसरा पैर रखेंगे, है ना। था अपने पंजे से दबाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हम जो पैर, जो अपने पंजे पैर से जो हम फिट से जो है अर्थ को जो पुश करते हैं, वो हमारा होता है एक्शन। और उतना ही जो है अर्थ क्या करता है, उतना ही फोर्स हमारे पैर पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाता है, तभी तो हम आगे बढ़ते हैं। यानी हमने क्या किया कि अपने पैर से पुश किया बैकवर्ड डायरेक्शन में, और हमारा अर्थ क्या करता है, उतना ही फोर्स हमारे पैर पर क्या करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाता है, जिसके चलते हम क्या करते हैं, आगे की तरफ
बढ़ते रहते हैं। अब कभी कभी देखते हैं कि अगर स्लिपरी होता है, कोई ग्राउंड अगर स्लिपरी हो, आइस हो, तो उसमें हमें चलने में डिफिकल्टी होता है। ऐसा इसलिए कि अगर स्लिपरी होता है तो पैर से हम क्या करते हैं, उतना बैकवर्ड फोर्स नहीं लगा पाते हैं। जब उतना बैकवर्ड फोर्स नहीं लगा पाते हैं तो अर्थ भी हमारे ऊपर उतना फॉरवर्ड फोर्स नहीं लगा पाता है, जिसके चलते हमें चलने में क्या होता है, डिफिकल्टी होता है, हम चल नहीं पाते। तो ये चलने के प्रोसेस जो होता है वहाँ भी न्यूटन्स थर्ड लॉ काम करता है, वहाँ भी एक्शन और रिएक्शन का फोर्स लगता है। ठीक, दूसरा हम कह सकते हैं स्विमर की बात करते हैं कि यदि पानी में तैरने वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने हाथ से पानी को पीछे की तरफ भेजते रहते हैं, ठीक ना। तो क्या करते हैं, पानी पर एक्शन करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। वाटर क्या करता है, उस जो स्विमर होते हैं तैरने वाले, तो उसके ऊपर क्या करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगाता है, जिसके चलते स्विमर क्या होता है, आगे की तरफ। यही केस नाव के केस में भी होता है कि नाव जो चलाने वाले देखते हो कि क्या होता है, नाव से पानी को क्या करते हैं, पीछे की तरफ फेंकते जाते हैं, और वाटर क्या करता है, नाव पर क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। हम वो जो नाव चलाने वाले होते हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं पानी को फेंक कर, और वाटर क्या करता है कि नाव पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो यहाँ पे इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लग रहा है, ठीक ना। तो इसलिए जो है यहाँ भी न्यूटन्स थर्ड लॉ का, और इसलिए नाव हमारा आगे बढ़ता है, स्विमर भी आगे बढ़ते हैं, तैराक होते हैं, तैरने वाले वो भी क्या होते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा नहीं है बस जो फोर्स लगता है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड में बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि वो एक्सेलरेशन समान प्रोड्यूस करेगा। अब ऐसा नहीं कि अगर हम अर्थ पर जितना फोर्स लगा रहे हैं अर्थ में भी उतना ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और अर्थ हमारे ऊपर जितना फोर्स लगा रहा है हमारे ऊपर उतना ही जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस है, वो सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करता है। क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, क्योंकि आपको मैंने बताया था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ में बताया था कि F बराबर होता है m/a से, तो यहाँ A बराबर होता है क्या, F/m। एक्सेलरेशन क्या होता है, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिस बॉडी का मास कम रहता है उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और जिस बॉडी में मास ज़्यादा होता है उसमें कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। इसलिए न्यूटन्स थर्ड लॉ अगर दो बॉडी के द्वारा लगाया जा रहा है तो सेम इक्वल अपोजिट फोर्सेस लगाया जाएगा, लेकिन जिसका मास कम रहेगा उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और जिसमें मास कम रहता है उसमें क्या होता है, कम एक्सेलरेशन हमारा प्रोड्यूस होता है। तो ये जो कुछ हमारे एग्जाम्पल्स से न्यूटन्स थर्ड लॉ पर जो है एग्जाम्पल है, बाकी एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।